नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र खन्ना स्वागत करता हूं आप सभी का अपोगे एजुटेनर पर। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में चर्चा करूंगा जहां से 101% आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपको हमेशा एग्जाम की तैयारी को ध्यान में रखते हुए इस आर्थिक समीक्षा को देखना है। देखो दोस्तों, इसमें बहुत सारे डेटा हैं जो आपको याद रखने ही पड़ेंगे, पर मैं मान के चलता हूँ कि कॉलेज लेक्चरर के अंदर लगभग 7 से 8 प्रश्न, अकेले 7 से 8 प्रश्न आर्थिक समीक्षा से पूछे जाएंगे। और कॉलेज लेक्चरर के अंदर अगर बात करें, थोड़ा सा आगे बढ़े, तो इकोनॉमिक्स हो चाहे ईएफएम हो, इन सभी में मेन पेपर में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आर्थिक समीक्षा 2020 और 21 के बारे में। देखो बता दूं, आर्थिक समीक्षा जो जारी करता है वो है आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान सरकार द्वारा ये जारी किया जाता है। हर वर्ष में इसको जारी किया जाता है और प्रदेश में क्या चल रहा है, इकोनॉमिक स्टैंडर्ड्स क्या है, इन सब की पूरी जानकारी हमेशा यहाँ से आपको देखने को मिलेगी। बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि यहाँ पे देखो, बजट में तो क्या होता है कि आने वाले मतलब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के बारे में एक अनुमान लगाया जाता है और ये वर्तमान वित्तीय वर्ष में क्या घटा है, क्या चल रहा है, किस रेट से चल रहा है, उन सब के बारे में इस आर्थिक समीक्षा में बताया जाता है। देखो दोनों में अंतर समझना। बजट एक पूर्वानुमान है, मतलब आज मैंने बनाया किसके लिए, कल के लिए बनाया है, फ्यूचरिस्टिक है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए है, एक अनुमान होता है। जबकि आर्थिक समीक्षा एक अंतरिम आंकड़े के रूप में इनको हम देखते हैं पिछले फाइनेंशियल ईयर के। ठीक है, तो 20-21 की आर्थिक समीक्षा के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे जो आपको आंकड़े देखने को मिलेंगे ये फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए, और ये अंतरिम आंकड़े हैं, ये एग्जैक्ट आंकड़े नहीं काउंट होते। क्योंकि आप बोलोगे सर फरवरी 2020 में इतना प्रोडक्शन हो गया, वो तो अभी तक इकट्ठा नहीं हुआ होगा, पर फिर भी ये एक प्रोजेक्टेड बेसिस पे ये आंकड़े निकाले जाते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं किसकी, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के बारे में। ठीक है, ये राजस्थान राज्य के वृहद आर्थिक परिदृश्य और सामाजिक विकास का विवरण डेटा सम्मिलित इसमें किया जाता है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है। देखो मुख्य रूप से मैं बता दूं अब यहाँ पर जो सबसे पहला टॉपिक है, देखो उसके अगर हम टॉपिक की बात करें ना, तो यहाँ पे आर्थिक समीक्षा में बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे इसके पार्ट इसके बनाए गए हैं, क्योंकि ये आई एम नॉट डिनाई दिस फैक्ट कि 2020-21 के 11 अध्याय इसमें कुल हैं। कुल कितने अध्याय हैं? 11 अध्याय हम यहाँ चर्चा करेंगे, एक एक करके सभी की चर्चा करूँगा। 2 से 3 दिन में ये पूरा का पूरा हम कंप्लीट करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, आर्थिक विकास मुख्य सूचक पहला और सारांश। ठीक है, ये जो पार्ट है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, चाहे आप जूनियर अकाउंटेंट की बात करें, चाहे आप एओ की बात करें, चाहे आप पीओ की बात करें, चाहे आप रेलवे की, पटवारी की बात करें। राजस्थान के संबंधित जितने भी एग्जाम हैं वहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब मुख्य सूचक की बात करें तो मैं बता दूं, वैसे तो हम इसको बहुत डीप में डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आर्थिक विकास के सूचक के साथ। देखो सबसे पहले बात करते हैं सकल राज्य घरेलू उत्पाद। ठीक है, ये स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में है। ठीक है, ये राज्य का जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन हमने किया है वो 6,43,222 ये स्थिर कीमतों के अनुसार है, और प्रचलित कीमत ये है 9,57,912। ये इसके बारे में पूरा बताऊंगा कि एसडीपी और ये सब कुछ कैसे निकालते हैं। वृद्धि दर की बात करें तो आप देख सकते हैं इस साल जो वृद्धि दर है ये नेगेटिव है, क्योंकि कोरोना काल के कारण यहाँ पे वृद्धि दर में एक नकारात्मकता पाई गई है, क्योंकि पिछले साल के मुकाबले इस बार जो एसडीपी है वो डिक्लाइन हुआ है। अगर स्थिर कीमतों में देखें तो इसकी गिरावट है -6.61% और प्रचलित कीमत में 4.41%। ठीक है, अगर मैं बात करूं क्षेत्रवार योगदान की, मतलब देखो क्या होता है, जब भी मैं डोमेस्टिक, देखो नेशनल लेवल पे जीडीपी होती है और स्टेट लेवल पे एसडीपी होती है। ठीक है, स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी इसको बोला जाता है। यहाँ पर इसकी योगदान की बात की जाए तो मुख्य रूप से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी आपने 3 मुख्य रूप से इसके जो भाग बोल सकते हैं या इनका इम्पोर्टेंस बोल सकते हैं। तो कृषि से बात करें तो 29.45% हिस्सा कृषि से यहाँ मिलता है।
उद्योगों से 28.15% है, और सेवाओं से, मतलब कि अगर मैं बात करूँ सेवाएं अर्थात सर्विस सेक्टर से, तो 42.40% है। तो आप देखें कृषि में यहाँ पे पिछले साल के मुकाबले, क्योंकि 26.73 था, इस बार कृषि में बढ़ोतरी हुई है। उद्योग और सेवाएं दोनों में कमी आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, ऐसी सकल राज्य मूल्य वर्धन क्षेत्रफल योगदान, ठीक है, प्रतिशत की बात की जाए, ये अब मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, ये कीमतों के आधार पर था। प्रचलित कीमतों के अंदर 29.77, 24.80 एंड 45.43 ये प्रचलित कीमतों पर पॉइंट्स हैं। शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, ये शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद में 5,70,143 करोड़ रुपए है, जबकि प्रचलित कीमत पर ये 8,62,633 करोड़ रुपए। प्रति व्यक्ति आय बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। प्रति व्यक्ति आय की बात की जाए स्थिर कीमतों पर 2011 वर्ग में 72,297 रुपये है, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पिछली बार भी पूछा गया था आपके कॉलेज लेक्चर के अंदर कि भैया राज्य की प्रति व्यक्ति आय कितनी है। तो ध्यान रखना 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार अगर जाएं तो राज्य की प्रति व्यक्ति आय 72,297 रुपये है, जबकि प्रचलित कीमतों पर यही आय 1,09,386 रुपये है। ये चीज़ ध्यान रखना, ये अग्रिम अनुमान है। तो आप देख सकते हैं ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी किया गया है। तो आप ध्यान रखना, मुख्य रूप से आपको जो फोकस करना है वो 2020-21, आई रिपीट 2020-21 के SDP स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट और स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की रेट को आपको ध्यान रखना है। प्रचलित कीमतों पर ये 9,57,912 है, स्थिर कीमतों पर 6,43,222 है। अगर वृद्धि दर की बात की जाए तो आप देख सकते हैं लगातार, तो आप ज़्यादा तो नहीं, स्टेबल आप राज्य का एक पैटर्न देख रहे हैं, पर इस बार यहाँ पे कमी देखने को मिली है क्योंकि कोरोना काल था, और कोरोना काल के कारण लगभग 6 से 7 महीने उद्योग धंधे अपने फुल परफॉर्मेंस में काम नहीं कर पाए और वापस से कोरोना अपना पैर पसार रहा है। अगर मैं कमी की बात करूँ तो स्थिर कीमतों पर लगभग 6.61% की कमी आई है, जबकि अगर बात करूँ प्रचलित कीमतों पर या वर्तमान कीमतों पर तो ये 4.11% की कमी आई है। अब योगदान की बात करें, तीनों मुख्य जहाँ से SDP को कंट्रीब्यूशन आता है, तो स्थिर कीमतों पर बात की जाए 2011-12 के अनुसार तो कृषि से 29.45%, उद्योगों से 28.15% और सेवाओं से 42.40% कंट्रीब्यूशन है। ये स्थिर कीमतों पर है, और प्रचलित कीमतों पर ये कंट्रीब्यूशन 29.77%, 24.80% और 45.43% है। प्रति व्यक्ति आय नो डाउट पिछले साल अगर बात करें 2019-20 में ये 1,15,492 रुपये तक पहुंच गई थी, ठीक है, पर इस बार इसमें कमी देखने को मिली है, 1,09,386 रुपये है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा सकता है स्थिर कीमतों पर और प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय क्या है, वर्तमान में प्रति व्यक्ति क्या है। ध्यान रखना, ये दो आंकड़े पकड़ लेना, 1,09,386 रुपये प्रति व्यक्ति आय है इस प्रचलित कीमतों पर, और स्थिर कीमतों पर 2011-12 अगर बेस माना जाए तो ये 72,297 रुपये है। 72,297 स्थिर कीमतों पर और 1,09,386 रुपये आपको देखने को मिलेगा प्रचलित कीमतों पर। ये शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की बात की जाए तो ये 5,70,143 है और स्थिर कीमतों पर, और 8,62,633 है प्रचलित कीमतों पर। अब देखो ये आंकड़े जो हैं बहुत महत्वपूर्ण मैंने आपको बताया। खैर इसके अगर सारांश की बात की तो इसका अपन बहुत इंपॉर्टेंट बात करें, क्योंकि यहाँ से मतलब ध्यान रखना, ये जो टेबल है, ये टेबल है, यहाँ से 101% आपको क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ध्यान रखना
बहुत सारे क्वेश्चन। देखो सारांश की बात करें तो राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, 3.42 लाख प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रफल है, देश का सबसे बड़ा राज्य है। और देश के अगर मैं क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करूं तो लगभग 10.41% हम देश के क्षेत्रफल का कवर कर रहे हैं। ठीक है, यह उत्तर पश्चिमी भाग देश का सबसे बड़ा राज्य है। यह देश के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। इसके पूर्व में, उत्तर पूर्व में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश, दक्षिणी पश्चिम में गुजरात और एक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो कि पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। भौगोलिक दृष्टि से मुख्य रूप से 4 भागों में बांटते हैं। पश्चिमी भाग, अगर ये राजस्थान की बात की जाए, ठीक है, तो हम मुख्य रूप से ये जो पश्चिमी भाग है ये रेगिस्तानी भाग है जिसमें बंजर पहाड़ियाँ, चट्टानें, रेतीले मैदान है। फिर अरावली से उत्तर पूर्व दिल्ली की समाप्त हो रही है, ये अरावली है। उत्तर पूर्वी मैदान, ये जयपुर वाला एरिया, यहाँ पे जलोढ़ और कच्छारी मिट्टी सम्मिलित है। और ये पठार वाला एरिया जो कि आपके दक्षिण पूर्वी पठार है। तो ये राजस्थान को रामसन मान लेना, ये नहीं सर राजस्थान जैसे नहीं बना भैया, मैं तो थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण ध्यान है, यहाँ से 100% क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं। देखो ठीक है, सबसे पहले भौगोलिक क्षेत्रफल 2011 का 3.42% और भारत का है 32.87%। ये भारत का लगभग 10.41% है। जनसंख्या की बात करें 6.85 है और भारत की है 121.09 करोड़। दशकीय वृद्धि की बात की जाए तो पूरे भारत की 17.7 है, जबकि हमारी दशकीय वृद्धि जो है वो 21.3 है, जो अपने आप में एक अलार्मिंग सिचुएशन है क्योंकि जनसंख्या विस्फोट को ये दर्शाती है। ध्यान रखना, एज पर बात करें मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग तो 20% से ज़्यादा अगर जब भी किसी भी देश की जनसंख्या वृद्धि दर है, वहाँ पे जनसंख्या विस्फोट की स्थिति है। घनत्व की बात करें तो यहाँ पे 200 प्रति व्यक्ति घनत्व है, जबकि पूरे भारत का 382 वर्ग किलोमीटर घनत्व यहाँ देखने को मिलेगा। कुल शहर की जनसंख्या का प्रतिशत की बात करें तो भारत का जो शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है वो 31.1 है, क्योंकि पिछले 4 दशकों में लगातार वृद्धि हुई है शहरी जनसंख्या की तरफ, बिकॉज शहर में जो अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है, ये लगातार बढ़ रही है। तो 31.1% है शहरी जनसंख्या, जबकि राजस्थान में शहरी जनसंख्या की बात की जाए तो 24.9 है। अनुसूचित जाति जनसंख्या पूरे भारत में 16.6 है, जबकि यहाँ पे अनुसूचित जाति जनसंख्या कितनी है, 17.8 है। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या यहाँ पे भारत में 8.6 है, यहाँ पे 13.5 है। लिंगानुपात की बात करें, ये 2011 के अकॉर्डिंग आंकड़े ध्यान रखना। लिंगानुपात की बात करें तो यहाँ प्रति 1000 पुरुषों की संख्या 928 है, जबकि 943 है 2011 के अनुसार भारत में। ठीक है, 928 943 भारत में, जो कि लगभग ये 15 अंकों का अंतर है। खैर अंतरिम आंकड़े जब 2016 के नेशनल सैंपल सर्वे के आंकड़े जो आए थे उसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिला था और ये 934 तक पहुंच गया था। ठीक है, पर बाल लिंगानुपात में थोड़ी सी एक विकट स्थिति है। बाल लिंगानुपात में बात करें तो यहाँ पे बाल लिंगानुपात में बात करें तो 919 भारत का है, जबकि यहाँ पे 888 है। साक्षरता दर की बात करें तो यहाँ पे 73% साक्षरता दर है और यहाँ पे मतलब भारत की 73% है और यहाँ पे 66.1 है। पुरुषों की बात करें 80.9 है और यहाँ पे 79.2, पर यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि लगभग बराबर से है। बट सबसे ज़्यादा विकट स्थिति और खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा महिला साक्षरता दर में। भारत में 64.6 है, यहाँ पे 52.1 है। कार्य साभिगता दर भारत में 39.8 है, यहाँ पे हम थोड़ा अच्छे हैं 43.6। जन्म दर की बात की जाए तो भारत की जन्म दर है 20 और हमारे यहाँ है 24। और मृत्यु दर की बात की जाए तो भारत की है 6.2, हमारे यहाँ 5.9। शिशु मृत्यु दर 32 और हमारे यहाँ है 37। मातृ मृत्यु दर मतलब ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग दी उसमें अगर बात करें तो यहाँ पे हम बहुत ही घटिया आंकड़ों में हैं। 113 भारत की है और हमारे यहाँ पे है 164। और जीवन की प्रत्याशा 68.7 और भारत की है 69.4। तो ये आंकड़े हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको ध्यान रखना, आपको बहुत ध्यान से इनको पढ़ना है। 100% इन आंकड़ों से 1 या 2 प्रश्न आपसे 100% होगा। तो छोटा सा इसका स्क्रीनशॉट लेना
बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से 100% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, जनसांख्यिकीय रूपरेखा के बारे में अगली वीडियो में चर्चा करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो एसडीपी, जीडीपी, सब कुछ जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको समझाऊंगा, आपको मजा आएगा। और ये पूरा का पूरा टॉपिक यहाँ से, क्योंकि जो डेटा मैं आपको बताऊंगा 101% आपको 7 से 8% देखने को मिलेंगे। पर ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है, क्या आपको इसमें एंजॉय फील कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जरूर आप बताएं, ताकि हम प्रेरित हों आगे इस वीडियो को बनाने में।